आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। मैंने चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 1 करवा दिया है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 2। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले कोलाइडल में क्या होते हैं, निलंबन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन पहले कर लिया था। पार्ट 1 में इन सब चीज़ों का अपन ने डिस्कशन कर लिया था। तो आज अपना पार्ट 2 आता है, चैप्टर 2 है, साइंस के नोट्स हैं और क्लास 9th है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं उससे अगले वाला टॉपिक। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 को देखना, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखोगे तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 2 को जाके देखो, वीडियो को लाइक करो। अगर अच्छा लगे तो एक इतना फ़र्ज़ बनता है आपका कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करें मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामान्य विधियाँ। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं मिश्रण क्या होता है। ठीक है, अपन उसको पृथक करने तो चले, है ना, पर मिश्रण क्या होता है? जब किसी पदार्थ में 2 या 2 से अधिक पदार्थ और मिले होते हैं तो अपन मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ गेहूं में कंकड़, मिश्रण है ना। चावल में कंकड़, मिश्रण है। जैसे मैं बोलूँ, देखो, अगर मैं बोलूँ जल में नमक, तो ये मिश्रण है क्या? ये तो विलयन है ना। तो मिश्रण वो चीज़ें होती है जिन्हें अपन एब्जॉर्ब कर सकते हैं या आंखों के द्वारा देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ जल प्लस शक्कर, है ना। जल में शक्कर डालने के बाद अपन देख सकते हैं, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? अगर विलयन बोलेंगे, है ना। अगर मैं बोलूँ गेहूँ प्लस कंकड़, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन मिश्रण, है ना, इसको बोलते हैं अपन मिश्रण। तो विलयन और मिश्रण में यही अंतर है। देखो, विलयन होता है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, मिश्रण होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये बात इतनी सी ध्यान रखना आप, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ का मतलब समझाने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और नोट्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है, इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इसीलिए मैं आपको इतनी मेहनत करके आपके नोट्स हम बनाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। तो कहीं कोचिंग पे भी आपको इससे बेहतर नोट्स मिल ही नहीं सकते। तो आप पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर देन आपको वीडियो समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो आज अपन मिश्रण वाला पढ़े, तो मिश्रण समझ में आ गया और विलयन समझ में आ गया। मिश्रण हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, विलयन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब मिश्रण को अपन छान के अलग कर सकते हैं। देखो, छानना, मैंने बोला छानना, अब आप बोलोगे मैडम आपने तो बोला मिश्रण सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इनको छानने की जरूरत का। देखो, मैं बोलूँ जल में मिट्टी का मिलाना या कंकड़ का मिलाना, है ना, तो कंकड़ तो सॉलिड ही है, वो थोड़ी घुलेंगे उसमें। भाई पानी में कंकड़ थोड़ी घुलते हैं क्या? नहीं घुलते, तो हम उनको कैसे अलग करेंगे? छान के ही अलग करेंगे। जैसे मैं बोलूँ अपन चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डालते हैं, तो उसको कैसे अलग करते हैं? छान के ही अलग करते हैं। तो वो भी एक तरह का मिश्रण ही हुआ भाई। ठीक है, चुंबक के द्वारा अलग करना, हाथ से चुनना, जैसे गेहूं में कंकड़ को अपन हाथ द्वारा ही चुनते हैं, आसवन विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा और क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। ठीक है, ये सारी विधि अपन एक एक करके पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण की विधि वगैरह अपन को कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले आता है अपने वाष्पीकरण की विधि। अब वाष्पीकरण की विधि को कहाँ यूज़ किया जाता है? जब रंग वाले पृथक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना, है ना। जब स्याही को पृथक करना हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। ओके, देखो प्रयोग पढ़ते हैं। आधा बीकर रंग मिला हुआ जल लेकर बीकर के मुख पर वोज गिलास रखते हैं। बीकर को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाता है तथा वोज गिलास रंग में रह जाता है। देखो यहाँ पे ये चित्र देखो, ये टेबल बनी हुई है ना, इसको बोलेंगे अपन टेबल। ये टेबल है, इस पे ये जो रखा हुआ है ये प्लेट है, और प्लेट के ऊपर क्या रखा है? अपना वोज गिलास।
है ना। एक गिलास रखा है और उसके ऊपर प्लेट रखी है, इसमें अपन ने शाही डाल दी और नीचे से आग लगा रखी है ना। इसमें आग लगा रखी थी, ये क्या आग, इसमें ये पानी भरा है, ये उबलेगा और यहाँ पे शाही है। तो क्या होगा, जो शाही होगी ना, शाही क्या होगी, देखो इसमें देखो बीकर को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाता है, वो उस गिलास में रंग शेष हो जाता है। जो इसमें शाही में जो रंग बचा होता है ना, वो तो इस आग के कारण क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। वाष्प देखिए ना, जिसे अपन गैस पे पानी चढ़ा देते हैं तो थोड़ी देर बाद कैसे उबल उबल के वाष्प निकलने लगती हैं, तो उसी प्रकार क्या होता है, शाही में से जो पानी मिला होता है ना, वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है और जो इसमें प्लेट में बस शाही शेष रह जाती है। तो अपन वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा अपन नीले का काले रंग की शाही को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अपना अपकेंद्रीय विधि द्वारा। अपकेंद्रीयकरण विधि किस में यूज़ किया जाती है, दूध से क्रीम को अलग करने में। एक परत नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेकर इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा अपकेंद्रित करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत हल्के कण ऊपर आ जाता है, भारी कण नीचे ही रह जाता है। देखो मैं आपको आम भाषा में छाछ गूंथते देखा आपने, वो बिलोई होती है ना, बिलोई, जैसे पहले के लोग छाछ को ऐसे बिलोई कर करके करते थे ना, तो घी ऊपर आ जाता था थोड़ी देर बाद, तो वो हल्के कण, उसी को बोलते हैं अपन अपकेंद्रीकरण विधि। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग करना। ठीक है, तो वो अपकेंद्रीकरण विधि होता है बिलोई। ठीक है, ओके, ये उसका डायग्राम है, आप डायग्राम बना लेना। ओके, अब आता है पृथक्करण कीप, 2 घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करना। घुलनशील द्रव मतलब जैसे जल और शक्कर हो गया, जल और नमक हो गया। प्रयोग क्या करेंगे, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन व जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालकर कुछ देर इसे शांत छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बाउल लिया अपन ने, उसमें एक तो केरोसिन डाला और एक मिट्टी का तेल डाला, वही मिट्टी का तेल को केरोसिन बोलते हैं, और एक जल डाला। कुछ देर इसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे जल व तेल की अलग अलग परत तैयार हो जाती है। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को धीरे धीरे खोलकर जल को तेल से पृथक कर लिया जाता है। मतलब एक देखो इन्होंने क्या किया, एक कीप ली है ना, ये कीप ली, इसमें ना मिट्टी का तेल और जल दोनों मिला दिए, तो क्या होगा, इसको थोड़ी देर शांत रखने पर क्या होगा, जो केरोसिन होगा ना, तो वो तो ऊपर आ जाएगा, जल के ऊपर आ जाएगा है, और ये जो जल होगा ना वो नीचे रह जाएगा। तो क्या स्टोव खोल के अपन, ये स्टोव खोल के अपने इसको खोल के अपन जल को निकाल लेंगे, तो शेष क्या बच जाएगा, इसमें मिट्टी का तेल बच जाएगा। ठीक है, ये विधियाँ अपन को याद करनी है कि देखो वो कैसे देगा, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अपन को लिखना है पृथक्करण विधि द्वारा, और अपन को ये डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। ठीक है, मैंने आपके नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनाए हैं, तो आपको बिना देरी किए ये नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आता है ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थों को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखो ठोस पदार्थ है ना, अगर मैं ठोस पदार्थों को हाई टेम्परेचर पे गर्म करूँ तो ये लिक्विड में ट्रांसफ़र नहीं होते, डायरेक्ट गैस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन, जैसे नमक व अमोनिया क्लोराइड NH4Cl के मिश्रण को पृथक करना। ठीक है, ओके, अब आता है अपना इसका प्रयोग, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, प्रयोग देखो मैं आपको ये नोट्स बना रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही अच्छी राइटिंग में नोट्स लिखने हैं और उनको पढ़ना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखो बेटा, एक लाइक करने से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आते हैं। देखो आपको ये कंप्लीट होने के बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी डालने वाली हूँ, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इतने सालों में 9th क्लास में आए हुए हैं, तो उन सबका मिक्सचर करके हम पता लगाते हैं कि इस बार कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं इसके बाद इन सब क्वेश्चन की वीडियो आपको देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तो आपको वो वीडियो डलते ही पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, अब आता है अपना इसका प्रयोग। एक पात्र में नमक व अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण रखते हैं। अमोनिया क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। पात्र को गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड के कण ऊष्मा
पाकर सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो अमोनिया क्लोराइड को अपन गर्म करते हैं ना, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अनुप्रयोग: कपूर, नेफ्थलीन व एंथ्रासिन ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ये उदाहरण याद कर लेना, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि अनुप्रयोग में कपूर ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या है, ठीक है, ओके। अब आता है अपना ये चित्र याद कर लेना। इन्होंने क्या उल्टी कीप रख रखी है और टोस्टकृत कपूर को यहाँ रखा है। जब इसको गर्म करेंगे ना और मिट्टी चीनी की प्याली कपूर की वाष्प, तो ये कपूर वाष्प बन के इस प्याली में आएगी, ठीक है, ओके। अब आता है अपना क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किस में किया जाता है? काली स्याही में विद्यमान डाई के कणों को पृथक करने में, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। देखो, एक छानक पत्र की एक पतली परत लेकर इसके निचले सिरे में 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचकर उसके बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखकर इसे सूखने देते हैं। बीकर या परख नली में जल लेकर इसे छानक पत्र को इस प्रकार रखते हैं कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे। कुछ देर बाद देखते हैं कि जल के ऊपर उड़ने पर स्याही के कणों भी अपने साथ ले लेता है, ठीक है। अब इसके अनुप्रयोग क्या होता है? देखो, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या होती है, देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ। क्रोमेटोग्राफी विधि में क्या होता है, जो स्याही के कण होते हैं ना, इनको पृथक किया जाता है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, ओके। इसमें क्या होता है, कांच की एक छड़ होती है ना, और उसमें छानक पत्र होता है। तो अपन जो स्याही का निशान लगाते हैं ना, जैसे ये देखो मैंने इसमें दे रखा है, आपकी बुक में चित्र दे रखा है। ये देखो, ये ए वाला है और ये बी वाला चित्र है। इसमें इसके नीचे सारा लिक्विड भरा है जिसमें पानी भी मिला हुआ है और स्याही भी मिली हुई। तो इसने पेंसिल की एक रेखा खींच दी है ना, तो थोड़ी देर बाद अपन ने इसको शांत छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इसको शांत छोड़ दिया, क्या हुआ, जो जल था ना वो तो नीचे आ गया और स्याही का जो निशान था वो तो यहाँ पे रह गया, है ना। तो अपन को पता है कि जब क्रोमेटोग्राफी का उपयोग स्याही को छानने में या अलग करने में किया जाता है, तो अपन ये डायग्राम बना के आएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपकी बुक में पड़ा हुआ है या बना हुआ है, तो आप इसमें से बना लेना, ठीक है। अब अगला आता है अपना इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं? अनुप्रयोग: डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग है। देखो, क्रोमेटोग्राफी जैसे मेडिकल साइंस में बहुत ही उपयोग की जाती है, और आप आगे जाके देखना ये क्रोमेटोग्राफी, अभी तो अपन एक शब्द पढ़ रहे हैं, आप एमएससी में जाके पूरी बुक पढ़ोगे इसमें कि क्रोमेटोग्राफी की बुक क्या होती है, ठीक है। अब आती है अपनी आसवन विधि। यह विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए उपयोग में आती है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील, देखो, जल और एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए ये मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेकर, देखो घुलनशील मतलब दोनों पदार्थ, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव मतलब दोनों पदार्थ जो मिला रहे वो दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। जल और एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए मिश्रण को सबसे पहले क्या आसवन फ्लास्क में लेकर इसमें एक थर्मामीटर लगाया जाता है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करने पर एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है। जो एसीटोन होता है वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकलता है। इससे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है तथा जल फ्लास्क में शेष रह जाता है। इसके द्वारा उन मिश्रणों को भी अलग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा घटकों के बीच क्वथनांक के बीच अधिक अंतर होता है, ठीक है। इसका भी डायग्राम उसमें दे रखा है, तो आप पहले ये देखना, ठीक है। देखो ये दे रखा है, ओके। देखो इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले ये वर्णन बन रखा है। इसमें क्या है, जल और एसीटोन का मिश्रण है और इसके ऊपर क्या लगा रखा है, थर्मामीटर लगा रखा है ना। ये आसवन फ्लास्क है पूरा, इसके अंदर जल व एसीटोन का विलयन बना है और इसके ऊपर थर्मामीटर लगा है और नीचे आग लगा रखी है। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे उबलेगा ना, तो
तो क्या होगा, एसीटोन जो वाष्प बन के यहाँ पे आएगा, एसीटोन के कण वाष्प बन के यहाँ आएंगे और यहाँ पे संघनित होकर इस पार्ट में संघनित होकर किसमें इसमें पात्र में इकट्ठे होने लगेंगे। और जो देखो एसीटोन के कण तो वाष्प बन के सारे उड़ जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ सिर्फ पानी बच जाएगा। तो इसमें अपन थर्मामीटर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्मामीटर टेम्परेचर एसीटोन का कितना टेम्परेचर और यहाँ आके वो जल निर्गत में ठंडा हो रहा है, संघनित होकर कहाँ पे आ रहा है, इसमें इस पात्र में आ रहा है। और तो यहाँ पे एसीटोन आएगा और यहाँ पे लिक्विड शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम अपन को बुक में से देख के बनाना है पेपर में। ठीक है, अब आता है अपना प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि इन दोनों ध्रुवों के कथनांक का अंतर, देखो इसका उपयोग आसवन विधि का उपयोग भी इसी के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनके कथनांक का अंतर 25 केल्विन होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थों के बीच का कथनांक 25 केल्विन होता है, 25 केल्विन होता है, तो अपन प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। अगर यह इससे कम या ज़्यादा होता है तो आसवन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। यदि इन दोनों ध्रुवों के कथनांक का अंतर 25 केल्विन होता है, तब इसमें आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। शीशों के मतलब टुकड़ों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। अपना आता है अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग भी लिखना बहुत जरूरी है, ये अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। तेल को शुद्ध करने वाली मशीन द्वारा क्रूड ऑयल करने में, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन तथा ऑर्गन को वायु से पृथक करने में। ठीक है, अब अपन वायु को गैसों से पृथक कैसे करते हैं, जैसे अपने वायुमंडल में वायु है ना, जो हवा है ना उसमें कितनी सारी गैसें मिक्स होती है, उसको अपन पृथक कैसे करते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन द्वारा इसे पृथक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। सबसे पहले वायु लेंगे, इसको क्या ताप बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। पहले दाब बढ़ाएंगे और ताप को कम करेंगे, ताप को कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करेंगे। फिर द्रव्य वायु, उसको वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। फिर द्रव्य वायु को क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम से वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक है, तो और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होगा। देखो सबसे पहले मैंने तो वायु लिया है ना, एक फ्लास्क है, इसमें अपने वायु हवा ले ली और इसको दाब कंप्रेस करेंगे तो ये इतना आ गया, तो ये नीचे आएगी। तो द्रव्य, जैसे अपन ने एलपीजी सुना, एलपीजी गैस होती है पर जब टंकियों में भरी जाती है तो लिक्विड फॉर्म में होती है। सेम वही है, सेम वही चीज़ वो ये बता रहा है कि वायु से अपन गैस कैसे अलग कर रहे हैं। जैसे एलपीजी को अपन गैस होती है पर उस पर अपन दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और टंकियों में भरी जाती है और अपने घरों तक पहुंचाई जाती है। देखो एलपीजी ना बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइनों के द्वारा भी पहुंचाई जाती है घरों में, जिसे पानी आता है ना पाइपलाइनों के द्वारा अपने घरों में, उसी प्रकार एलपीजी भी बड़े बड़े शहरों में पाइपों के द्वारा आती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, जो गैसें होती है ना, गैसों का पृथक्करण इस कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गैसें क्या होती है, सब गैसों का क्वथनांक और गलनांक भिन्न भिन्न होता है, तो वे अपने क्वथनांक और गलनांक पे पहुँचते ही अलग अलग होने लगती हैं। ठीक है, अगला आता है अपना क्रिस्टलीकरण। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन को घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। किसी अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट पृथक करना। प्रयोग क्या है इसका, जब एक पात्र में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेकर जल की न्यूनतम मात्रा में घोल देते हैं। क्या होता है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट को लेकर जल की मात्रा कम लेते हैं तथा अशुद्धियों को इसमें से छान लेते हैं। जल को कॉपर सल्फेट विलयन से वाष्पीकृत कर संतृप्त विलयन प्राप्त करते हैं। अब विलयन को छानक पत्र से ढककर कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देते हैं। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन पात्र में हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा के पढ़ना। इसके अनुप्रयोग क्या है, जैसे
अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में और समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को अलग करने में। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं अब। ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिस्टलीकरण। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है? वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण, देखो वाष्पीकरण क्या होता है कि जब अपन पानी को उबालते हैं ना तो वाष्प बन के उबलता है ना। तो वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों इतना महत्वपूर्ण है ना। तो अपन क्या बोल देंगे, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, है ना, या कुछ चीनी की तरह गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के बाद भी अशुद्धि, देखो अगर वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों बेहतर है, जैसे वाष्पीकरण में तो क्या अपन पदार्थ को गर्म करते हैं, अगर मैं बोलूँ चीनी को गर्म करेंगे तो क्या होगी, वो झुलस जाएगी, जबकि क्रिस्टलीकरण में अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। तो क्रिस्टलीकरण में अपन ऐसा नहीं कर रहे, अपन तो पहले न्यूनतम मात्रा में जल की मात्रा मिला रहे हैं उसमें, फिर उसको ठंडा कर रहे हैं ना। तो क्रिस्टलीकरण इसीलिए बेहतर है क्योंकि वाष्पीकरण से कुछ पदार्थ क्या होते हैं, गर्म करने पर जल जाते हैं, है ना, इसीलिए क्रिस्टलीकरण बेहतर है। छानने के बाद भी अशुद्धि विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर यह अशुद्धि रह जाती है। देखो मैं बोलूँ जैसे विलेय और विलायक है, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। विलेय प्लस विलायक, विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अगर मैं विलयन को छान लूँ, है ना, जैसे मैंने देखो विलयन है, इसमें मैंने शक्कर भी डाली और मिट्टी के कंकड़ भी डाले। अगर मैं छानूंगी इसको तो क्या शक्कर बाहर निकलेगी, मिट्टी के कंकड़ तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन क्या शक्कर मैं छान पाऊंगी, तो नहीं। तो इससे वाष्पीकरण से क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ होती है ना जो ठोस में मतलब उसमें घुली रहती हैं। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है जो विभिन्न चरण में पूरी होती है। देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखो सबसे पहले है अपना ये वाला, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, ये जल भंडार है अपना, जैसे पीने का पानी आता है ना अपना, तो वो शुद्धिकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जल है, समुद्र है, यहाँ पे ये समुद्र है, समुद्र से जल आ रहा है, तो ये पहले टैंक में जाएगा। पहले टैंक में जाएगा तो क्या होगा, ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए पहले टैंक में क्या होगा, जो भी ठोस पदार्थ होते हैं जैसे कूड़ा कंकड़ जो भी होता है बड़ी चीज़ें, वो पहले वाले बॉक्स में नीचे बैठ जाएगी, फिर उससे आगे वाले टैंक में पहुंचाएगा। उसमें निलंबित अशुद्धियाँ जैसे कुछ गैसें वगैरह, हानिकारक पदार्थ वगैरह जो घुले होते हैं ना, वो इसमें अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस बड़े टैंक में आएगा, जिसे जल बारीक बालू कंकड़ मोटे कंकड़ वो सारे तली पर बैठ जाएंगे, है ना। फिर लास्ट में जो जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया वगैरह पानी में अवेलेबल होते हैं ना, उसको इस टैंक द्वारा मतलब देखो जल जो पीने का पानी आता है ना अपने नलों में, वो कितने प्रोसेस से होके आता है, 4 प्रोसेस से गुजर के आता है। देन बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीकरण करते हैं इसमें, फिर देन अपने घरों में पहुंचाया जाता है। तो देखो पीने का पानी होता है ना, वो कितनी प्रोसेस से होके गुजरता है, 4 प्रोसेस से होके गुजरता है। सबसे पहले बड़े ठोस पदार्थों को हटाया जाता है, फिर उसमें निलंबित अशुद्धियों को हटाया जाता है, फिर जो कंकड़ वगैरह होते हैं उनको छान के अलग किया जाता है, फिर जो लास्ट में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो छान के अलग नहीं होते हैं उनको क्लोरीकरण द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद घरों में जल पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये चित्र अपन को याद रखना है। ओके, देन आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया कि वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण अधिक क्यों बेहतर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको लिख लेना। देखो अगला आता है अपना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिससे अपन देख के बता सकते हैं कि इस चीज़ में यह परिवर्तन है। अभी मैं बोलूँ कि बल्ब है अपने देखो सबके घरों में बल्ब होता है, अगर मैं बोलूँ बल्ब को देखूँ तो मैं उसको देख के बता सकती हूँ कि ये जल रहा है या बंद हो रहा है। ठीक है, अगर बल्ब जल रहा है तो मुझे पता चलेगा कि बल्ब जल रहा है, और बंद है तो भी पता चलेगा। तो ये भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें हम आंखों द्वारा देख के बता सकते हैं कि इस वस्तु में ये परिवर्तन हो रहा है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिससे देखो भौतिक गुण, जैसे बल्ब जल रहा है तो क्या बल्ब की आकार में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, बस उसके भौतिक स्थिति में परिवर्तन होगा, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे भौतिक परिवर्तन किसी से बल्ब का जलना, जल में नमक का घुलना, मोम का पिघलना, है ना,
फिर आता है अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। तो ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। देखो अगला है अपना यौगिक और मिश्रण। यौगिक क्या होते हैं? देखो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो पदार्थ होते हैं, यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों की नियत अनुपात, मतलब नियत फिक्स अनुपात में अपन जो मिलाते हैं ना उसको बोलते हैं अपन यौगिक। ठीक है, तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है, इतना कुछ है नहीं आपकी बुक में। देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रण और यौगिक, जब तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ मिश्रण है, मैंने गेहूं और कंकड़ मिलाए, तो ये दोनों मिलके क्या नए यौगिक का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे। जबकि यौगिक क्या होते हैं? तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कार्बन प्लस O2, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। तो ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये अपना यौगिक हो गया। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है जबकि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे देखो कार्बन क्या होते हैं? कार्बन एक गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन तो अपने शरीर के लिए आवश्यक होती है। जबकि CO2 ये मिलके दोनों क्या अपना CO2 जो अपने शरीर में से अपन बाहर निकालते हैं, तो इसके गुणधर्म इन दोनों से बिल्कुल भिन्न हो गए ना, है ना। जैसे मैं बोलूँ H2 और O, ये ऑक्सीजन है, ये आग बुझाने का कार्य करती है, और हाइड्रोजन क्या होती है? आग लगाने का कार्य करती है। तो क्या करती है? सॉरी, ये दोनों आग जलाने का कार्य करते हैं। हाइड्रोजन भी आग जलाने का कार्य करती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आग जलती है। और H2 क्या होता है? आग बुझाने का कार्य करता है। तो इन दोनों से अलग ही गुणधर्म है इसके। ये बोल रहा है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं पहले वाले से। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है अपना ये वाला पदार्थ है, ठोस, द्रव या गैस है। शुद्ध पदार्थों को कैसे अलग करेंगे और मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, तत्व और यौगिक। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? संगामी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, जबकि यौगिक को नियत संगठन, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घटकों या तत्वों में विघटित किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। इसके उदाहरण कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। तो इनको अलग किया जा सकता है या विभक्त नहीं किया जा सकता। अब आता है संगामी मिश्रण। सममांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसको अपन आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे मैं बोलूँ जल और नमक का मिश्रण, इसको अपन सममांगी मिश्रण कहते हैं, जिसे हम आँखों द्वारा आँखों के द्वारा नहीं से देख सकते। जैसे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर और जल तथा एल्कोहल ऑक्सीजन। जैसे जल में ऑक्सीजन खुली होती है, तो क्या अपन पानी पीते हैं तब पता दिखाई देती है क्या वो कि इस जल में ऑक्सीजन है। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल और जल और आदि। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश या ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मैंने इसके सारे नोट्स अच्छे से करवा दिए और एक एक चीज़ बताई है। तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।